हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम से मस्त चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, इससे पहले मैंने भाग 1 तक आपको कंप्लीट करा दिया है। हमारी कोशिश यही रही है कि किसी भी एग्जाम में जीरो से लेकर के पीसीएस तक के किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन आपसे ना छूटे। इसी प्रयास के साथ लगातार हम आपके साथ लगे हुए हैं और उसी भरोसे के साथ आप लोग निरंतर क्लासों को क्या दे रहे हो, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो। ठीक है ना। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारे साथ लगे रहना। विश्वास करिएगा कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। उसी भरोसे के साथ हम आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। आज जो है भाग 2, संविधान के भाग 2 को मैं पढ़ाने वाला हूं। आपसे पूछे भाग 2 में क्या है, तो सीधा सीधा आप बोलना नागरिकता भाग 2 में दे रखा है। नागरिकता के बारे में आपसे पूछे तो कह देना नागरिक किसी व्यक्ति या राज्य के मध्य वैधानिक और राजनीतिक संबंध होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो किसी राज्य के मध्य वैधानिक और राजनीतिक संबंध स्थापित करता है उसे नागरिकता दी जाती है। कारण उसी के आधार पर व्यक्ति राज्य के अधिकार प्राप्त करता है और राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का भी क्या करता है, पालन करता है। तो नागरिकता एक प्रकार से कह सकते हो जिस क्षेत्र की मिली होती है, जिस देश की मिली होती है, वहां के वैधानिक राजनीतिक अधिकार उसे प्राप्त हो जाते हैं। तो नागरिकता क्या दिखाती है, हमें एक राष्ट्रीय पहचान दर्शाती है। भारतीय संविधान की अगर मैं आपसे बात करूं तो संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 ये नागरिकता से ही संबंधित उल्लेख किया गया है। आपसे पूछ लेगा नागरिकता कहां से लिया है, तो ब्रिटेन से लिया है हमने। पूछे नागरिकता का अर्थ क्या होता है, तो किसी राज्य का विधिक सदस्य होना, उस राज्य में राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होना, यही नागरिकता कहलाता है। प्रमुख रूप से अगर मैं बात करूं तो उस नागरिक को मतदान का अधिकार मिल जाता है, चुनाव लड़ने का अधिकार मिल जाता है, सार्वजनिक जो सरकारी पद होते हैं, नौकरियां होती हैं, उनको प्राप्त करने का अधिकार मिलता है और संविधान द्वारा प्रदत्त जो अधिकार होते हैं उनका भी लाभ मिलता है। और उस देश में प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उनमें भी उस व्यक्ति का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। नागरिकता की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अगर आपसे कोई पूछे। इधर उधर की हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे अपने पढ़ाई के पॉइंट पर आएंगे, क्योंकि इधर उधर की बात करने से एग्जाम में तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। टू द पॉइंट अगर हम डिस्कशन की बात करेंगे तो विश्वास करिए आपको वो स्टडी मटेरियल दे रहा हूं कि कोई भी एग्जाम आपसे यहां से नहीं निकलेगा। पीसीएस लेवल तक का मैं बोल रहा हूं, चाहे वो ARO का हो, चाहे बीईओ का हो, चाहे वो लोअर पीसीएस का हो, चाहे वो अन्य जो बंडी एग्जाम है, यूपीएसआई है, पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, एसएससी के एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम है, हर एक एग्जाम यहां से आपको देखने को मिलेगा। पूछ लेगा नागरिकता का महत्व क्या है, तो नागरिकता एक नागरिक और विदेशी में अंतर स्पष्ट करती है, ये आपको पता है। नागरिकता राजनीतिक अधिकार प्राप्त करती है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है, शासन में भागीदारी को सुनिश्चित करती है, राष्ट्रीय सुरक्षा और पहचान की भी क्या होती है, आधार होती है। आप अगर भारत के नागरिक हो तो आपकी पहचान भारत राष्ट्र से है। ठीक है। तो नागरिकता का सीधा मतलब आपको अधिकार मिलते हैं, आपको कर्तव्य मिलते हैं और आपको राष्ट्रीय पहचान मिलती है। अगर मैं शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूं तो इस चीज को दिमाग में अपने में बैठा लो। और ऐसा ही नहीं, प्री एग्जाम के लिए, मेंस एग्जाम में भी आपको उतना ही लिखना होता है जितना हम बता रहे हैं। भारत में कौन सी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता की व्यवस्था है। भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारतीय नागरिक होगा, किसी राज्य का नागरिक नहीं होगा। बिहार का नागरिक नहीं होगा, उत्तर प्रदेश का नहीं होगा, अमेरिका का नहीं होगा, अन्य राज्य का भी नहीं होगा, केवल एक ही देश का नागरिक होगा, वो भी भारत। हमने ये व्यवस्था कहां से ली है, ब्रिटेन से ली है। ये ध्यान रख लेना, आपसे पूछ ले, कई बार पूछा जाता है कि भाई ये कहां से ली गई, सीधा हिट मारिए, ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान के भाग 2 में प्रावधान रखे हैं आर्टिकल 5 से 11 तक, बार बार रिवीजन करा रहा हूं, भर लो। एकल नागरिकता है, ब्रिटेन से प्रेरित है। ये चीजें आपको एकदम से तैयार रहनी चाहिए। ठीक है भाई, चलें आगे की ओर। तो सिंपल वे मैंने यहाँ इस जो पेज में लिख रहा है वही आपको पढ़ा दिया है। इसमें कुछ भी नया नहीं है, जो मैंने पिछले पॉइंट में पढ़ाया है वही सब रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट आपको क्या कर रखे हैं, दे रखे हैं। तो भूलना नहीं है एक भी पॉइंट को। पूछ लेगा नागरिकता की विशेषता आपसे, या फीचर ऑफ, या कंसेप्ट, या नेचर इसका, सिटीजनशिप का। सीधा सीधा बोलना, भारत में एकल नागरिकता है। भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत की नागरिकता रह सकता है और वो भारतीय नागरिक ही कहलाएगा। किसी राज्य की पृथक नागरिकता नहीं लेगा और ना ही प्रावधान है संविधान में। भारत के सभी नागरिकों को पूरे देश में समान अधिकार एवं स्वतंत्रता प्राप्त होती है। और मूल संविधान से ही ध्यान रखना, एकल नागरिकता भारत में चली आ रही है। ऐसा नहीं है संशोधन करके नागरिकता के प्रावधान को हमने ऐड किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मूल संविधान जब लागू हुआ था तभी से नागरिकता प्रावधान है। हालांकि पहला नागरिकता संशोधन हमने 1955 में किया था, लेकिन नागरिकता हमारे यहाँ 26 जनवरी 1950 में जो संविधान लागू हुआ था तभी से चली आ रही है। ठीक है। कह रहे ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, एकल नागरिकता की परंपरा है। एकल नागरिकता राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है, प्रांतीय विभाजन की भावना को क्या कर देती है, खत्म। अब प्रांत विभाजन नहीं होंगे, उस भावना को क्या करती है, खत्म करती है। तो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा किसके माध्यम से भी दिया जा सकता है, एकल नागरिकता के माध्यम से भी। अमेरिका जैसे देशों में आपको द्वैध नागरिकता देखने को मिलेगी।
कनाडा जैसे में द्वितीय नागरिकता देखने को मिलेगी। बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ द्वितीय नागरिकता का प्रावधान वर्तमान में है। अगर मैं भाग की बात करूं तो भाग 2 में नागरिकता है। आर्टिकल की बात करूं तो 5 से लेकर के 11 है। संक्षिप्त रूप से मैंने अवलोकित किया है, आप लोग भी देख लो, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 5 में हमने संविधान प्रारंभ होने के समय भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता देने की बात की है स्वचालित रूप से। 6 में हमने भारत आने वाले प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने से संबंधित बनाया है। 7 में पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों के संबंध में नागरिकता है। 8 में हमने भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल निवासी जो हैं उनके लिए है, भारत के मतलब मूल व्यक्ति, मूल निवासी नहीं मूल व्यक्ति। अनुच्छेद 9 में स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण करोगे तो आपको भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। आर्टिकल 10 में अगर मैं बात करूं तो नागरिकता के अधिकार का निरंतरता से संबंध है, कंटिन्यूटी से संबंधित है कि भाई नागरिकता किस तरीके से लगातार बनी रहेगी आपकी। अनुच्छेद 11 में अगर बात करूं तो संसद को नागरिकता से संबंध कानून बनाने की सभी क्या हैं, शक्तियां हैं। बेसिक पॉइंट ध्यान रखना, 5 से 11 भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। बार बार कह रहा हूं, आईएएस तक में ये पूछा गया है। ये अनुच्छेद संविधान लागू होते ही प्रभावी हो गया था 26 जनवरी 1950, ये मैंने बताया था। कानून कब बनाया हमने, तो नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया है, ध्यान रखना सबसे पहले। 5 से 8 नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित है, 9 से 10 नागरिकता समाप्ति से संबंधित है, ध्यान रखना इस चीज। अनुच्छेद 5 से जो 11 है वो अस्थायी प्रावधान थे जो नागरिकता अधिनियम 1955 के लागू होने के बाद भी क्या रहे, प्रभावी रहे। तो ये तीनों फैक्ट को आप क्या रखना, तैयार रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। सभी को आवाज मेरी क्लियर आ रही होगी और जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा उनके आंसर भी आप साथ ही साथ दोगे, ये दिमाग में डाल लो अपने में। एक भी बच्चा बिना क्वेश्चन के आंसर दिए हुए नहीं रहेगा। अनुच्छेद 5 की बात करूं तो इसमें संविधान प्रारंभ के समय नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद 5 उन व्यक्तियों से संबंधित है जो संविधान प्रारंभ होने के, जो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान बना था, जिसे मूल संविधान कहते हैं, तो उस मूल संविधान के समय ही एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने कर दिया था। तो भारत में आप नागरिक माने जाओगे प्रारंभ के समय, ऐसा आर्टिकल 5 में लिखा गया है साफ तौर पे। कह रहा जो व्यक्ति निम्न शर्तों में से किसी एक को पूरा करते थे, जैसे भारत तक, उसे भारत का नागरिक मानेंगे। जैसे वह भारत में जन्मा हो, यह शर्त पूरी होनी चाहिए। वह भारत के किसी भाग में जन्मा हो परंतु उसके माता पिता भारत में से कोई एक भारत में हो या एक विदेश हो तो भी चलेगा, एक भारत में जरूर होना चाहिए। कह रहा वो संविधान प्रारंभ के समय कम से कम 5 वर्ष तक भारत में सामान्य रूप से निवास किया हो, या तो ये शर्त हो, आर्टिकल 5 के आधार पर आपको नागरिकता दे दी जाएगी, या यह प्रावधान स्वतः नागरिकता प्रदान करता है, किसी पंजीकरण की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। 26 जनवरी 1950 तक यह अनुच्छेद लिमिटेड था। तीनों स्थितियां जन्म, माता पिता और निवास की इसमें दे रखी थी। कम से कम 5 वर्ष भारत में निवास करता हो, यह शर्त भी लागू थी, बशर्त वो 26 जनवरी 1950 से थी। कह रहा यह प्रावधान केवल मूल भारतीय नागरिकों के लिए था। किसके लिए था? मूल भारतीय नागरिकों के लिए, अन्य के लिए नहीं था ये, ठीक है। कह रहा यह प्रावधान केवल संविधान प्रारंभ होने के 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। आर्टिकल 5 के अंतर्गत स्वतः नागरिकता प्रदान करने से संबंधित बातें थी, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट हैं, आप लोग इन्हें भी क्या कर लेना, तैयार कर लेना। इसके साथ ही अगर मैं अनुच्छेद 6 की बात करूं आपसे, तो ये भारत आने वाले प्रवासियों को नागरिकता देने से संबंधित है, ठीक है। कह रहा उन व्यक्तियों से संबंधित है जो भारत आने वाले प्रवासी हैं, जो निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हुए भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं। 26 जनवरी 1950 से भारत में निवास कर रहे थे, उन व्यक्तियों को नागरिकता देता है। ऐसे व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। कह रहा इसमें क्या चेंज है? इसमें चेंज ये है, कह रहा वह या उसके माता पिता या पितामह भारत के क्षेत्र में किसी एक क्षेत्र में जन्म हो, पहले कभी उसके नाना वगैरह, माता पिता वगैरह ये कोई भी जन्मे हो पहले, वो क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। तो ये बात भी आप क्या रखना, याद रखना। अगला कह रहा वह व्यक्ति भारत में संविधान प्रारंभ होने के तुरंत पहले 12 महीने तक सामान्य रूप से निवास कर रहा हो। तो कोई यहाँ पहली शर्त यह है कि 5 वर्ष तक सामान्य रूप से निवास कर रहा हो। दूसरी शर्त इसमें यह है कि वह भारत में संविधान प्रारंभ होने के तुरंत पहले 12 महीने तक सामान्य रूप से निवास कर रहा हो, या पहले के 11 वर्ष में से कम 7 वर्ष तक भारत में सामान्य रूप से निवास कर रहा हो। मतलब जो 11 वर्ष है उसमें 7 वर्ष में तो सामान्य रूप से रहा ही हो, उस व्यक्ति को आर्टिकल 6 के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखने हैं, संविधान लागू होने की तिथि, शर्तों की संख्या, सामान्य आधार मतलब प्रवासी माइग्रेशन, और जन्म और निवास इसमें क्या रखा गया, आधार रखा गया अनुच्छेद 6 में। क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको जानना क्या है, बेहद जरूरी है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में वर्णित हैं?
तो मैंने बताया था भाग 2 में, तैयार कर लेना, कमेंट में लिखना सभी लोग। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अनुच्छेदों का विस्तार किस सीमा तक है? तो 5 से आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक। सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैं बार बार तुमको, तो सभी को क्या करना है, ये कमेंट में सभी का आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ग्रहण की गई थी? सबको पता है ब्रिटेन से की गई थी, कमेंट में लिखना सभी बच्चे। निम्न में से भारत की नागरिकता व्यवस्था की सही विशेषता कौन सी है? भारत में दोहरी नागरिकता है, संघीय नागरिकता है, राज्य नागरिकता है या एकल नागरिकता है? तो आंसर डी हो जाएगा। ये बेसिक पॉइंट आपके लिए तैयार करना जरूरी है, क्योंकि ये सभी इन एग्जाम में पूछे गए हैं। वही अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 9 भारतीय संविधान के से किससे संबंधित रखता है? विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वाले व्यक्ति से संबंधित, नागरिकता जारी रखने वाले व्यक्ति से संबंधित, नागरिकता के अधिग्रहण करने का अधिकार या संसद की शक्ति? तो ये विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वाले से क्या है, संबंधित है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ये बेसिक पॉइंट इसमें दे रखे हैं, आप लोग पढ़ लेना इनको। अनुच्छेद 10 संविधान किससे संबंधित है? कह रहा विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वाले व्यक्ति या नागरिकता जारी रखने वाले व्यक्ति? तो नागरिकता जारी रखने वाले व्यक्ति इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को। तो आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 और 1955 एक्ट, ये बेसिक सभी एग्जाम में पूछी गई पॉइंट हैं, इसीलिए किसी भी पॉइंट को आपको नहीं छोड़ना है। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? तो संविधान प्रारंभ होने के समय नागरिकता देने से संबंधित है। 26 जनवरी 1950 इसमें शर्त रखी गई थी, याद रख लेना आप लोग। अनुच्छेद 6 पूछ लेगा किससे संबंधित है? सीधा हिट मारना, पाकिस्तान से भारत आए प्रवासी नागरिकों से संबंधित। पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों की नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, ये 4-5 आर्टिकल की बेसिक बातें हैं, ये सभी एग्जाम में नीचे देख रहे हैं, इन सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी गई हैं, इसीलिए आपको बिल्कुल भी चूक नहीं करना है इनके बारे में। अगला मैं आपको बताऊं, अनुच्छेद 7 के तहत तो भारत से बाहर आए लोगों के संबंध में नागरिकता से संबंधित है। ये बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है कि पाकिस्तान से भारत आए उन व्यक्तियों को नागरिकता से संबंध देता है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत आए थे, ध्यान रख लेना, बस ये पॉइंट याद रखना, उनको नागरिकता दी जाएगी आर्टिकल 7 के तहत। ठीक है, करा ऐसे व्यक्ति की नागरिकता 2 बातों पर निर्भर होगी, एक तो वे कब भारत आए, उन्होंने भारत में रहने के लिए पंजीकरण कब कराया, ये ध्यान रखना। श्रेणी ए वाले वो हैं जो 1 मार्च 1947 से पहले भारत आए थे, और श्रेणी बी वाले वो हैं जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत आए थे। याद रखोगे मेरी इस बात को। नागरिकता पाने की शर्तें अलग अलग हैं, ये भी ध्यान रख लेना आप लोग। कह रहा जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आने के बाद निर्धारित अवधि के भीतर पंजीकरण नहीं कराते वे भारत के नागरिक अधिकारी नहीं होंगे। ये बेसिक सभी पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट है, तैयार कर लेना। इसके साथ ही अगर मैं आगे बात करूं आर्टिकल 8(11) की, तो कह रहा भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता आर्टिकल 8 के तहत दी जाती है। भारतीय मूल आ गए, यहाँ पे कौन आ गए, भारतीय मूल के व्यक्तियों की जो भारत से बाहर रह रहे थे व्यापार वाणिज्य बिजनेस के चक्कर में। कह रहा यह उन व्यक्तियों को नागरिकता से संबंधित रखता है जो भारत से बाहर रहते हैं, जिनके माता पिता या पितामह भारत के नागरिक थे पहले कभी। कह रहा इसे संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 प्रवासी भारतीयों की नागरिकता सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा गया था, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो बाहर रह रहे हैं वो प्रवासी तो हो गए ना। शर्त क्या है, वह व्यक्ति भारत के बाहर रह रहा हो, माता पिता या पितामह में से कोई भारत का नागरिक रहे हो पहले कभी, इस आधार पर व्यक्ति को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है, कह रहा है यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत से बाहर रह रहा है, उसके पिता या नागरिक, तो वह भारत का नागरिक मान लिया जाएगा अगर उसे नागरिकता चाहिए तो। अगर माता पिता या पितामह में से कोई भारत के नहीं थे तो उसे नागरिकता नहीं मिलेगी, किसी भी हालत में नहीं मिलेगी। तो ये प्रवासी भारतीय जो हैं, डायस्पोरा जो हैं, उन डायस्पोरा के लिए नागरिकता से संबंधित आर्टिकल 8 है, ये ध्यान रख लेना। आर्टिकल 8 से संबंधित 4-5 पॉइंट को आप लोग दिमाग में भर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एक एक पॉइंट कोई भूलना नहीं है, सबको तैयार करना है आप लोगों को। आर्टिकल 9 की अगर मैं बात करूं आपसे, तो कह रहा स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण करने से संबंधित है। अगर आप स्वेच्छा से विदेश की नागरिकता ग्रहण करते हो तो आपकी भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी, स्वेच्छा से। कह रहा यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कह रहा यह समाप्ति स्वतः होती है, इसके लिए किसी भी प्रकार की अधिसूचना की आवश्यकता नहीं होती। यह प्रावधान स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने पर लागू होता है। यदि किसी व्यक्ति को विदेशी नागरिकता बलपूर्वक या धोखे से मिली हो तो अनुच्छेद 9 लागू नहीं होगा। कह रहा है इस अनुच्छेद के अंतर्गत समाप्ति की स्थिति अपरिवर्तनीय होती है, ये ध्यान रख लेना। कह रहा बाद में भारतीय नागरिकता का पुनः प्राप्त करने के लिए उसे वैधानिक प्रक्रिया पंजीकरण या देसीगढ़ से भी क्या करना होगा। मान लो पहले भारत से बाहर रह रहा था, वो दोबारा भारत का नागरिक बनना चाहता है तो वो देसीगढ़ और पंजीकरण के आधार पर वो नागरिकता ले सकता है। ये सभी पॉइंट मैंने आपको डिस्कशन कराई दिए हैं, तो इन्हें आप क्या कर लेना, तैयार कर लेना। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 10 कह रहा भारत में नागरिकता के निरंतर बने रहने की प्रक्रिया है। इसमें कह रहा भारत की नागरिकता को समाप्त नहीं करेंगे,
कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है केवल निम्नलिखित आधारों पर अपनी नागरिकता से वंचित नहीं होगा। कैसे? केवल इसलिए कि वे स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो, केवल इसीलिए कि वह विदेशी राज्य की सेवा में है, केवल इसीलिए कि वह भारत से बाहर रह रहा है, केवल इसीलिए कि वह पंजीकृत के रूप में किसी विदेशी राज्य में रहा हुआ है, वहाँ व्यापार या व्यवसाय कर रहा है। कह रहा यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि उपर्युक्त परिस्थितियों में नागरिकता बनी रहेगी। मतलब ऊपर जो कंडीशन 4 दे रखी हैं, अगर ये व्यक्ति पर लागू होती हैं तो इनके लागू होने की कंडीशन में भी अनुच्छेद 10 के तहत नागरिकता निरंतर बनी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करता है, उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यह अनुच्छेद 10 के अंतर्गत संरक्षण नहीं पाएंगी अगर खुद से अगर नागरिकता लेकर रह रहा है तो। कह रहा अनुच्छेद 10 भारतीय नागरिकों के लिए एक सुरक्षा कवच है जो भारतीय नागरिकों को स्वतः समाप्त होने से बचाता है, नागरिकता को स्वतः खत्म होने से बचाता है। ये चारों कंडीशन आपको दे रखी हैं, बेसिक पॉइंट हैं जो तैयार आपको करने हैं। इसके साथ ही अगर मैं आगे बात करूं अनुच्छेद 10 में ही, ठीक है, तो ये बेसिक मैंने बातें क्या कर दी, डिस्कशन कर ही दी हैं आपके लिए। कुछ एग्जांपल इसने दिए हैं इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन भी दिया, इसका आंसर देना आप लोग। ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रावधान उन व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है जो भारत छोड़कर निजी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं? तो आर्टिकल 10 के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये भी बेसिक पॉइंट है। अब अनुच्छेद 11 की बात करते हैं जो संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का क्या देता है? अधिकार देता है। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता का अमेंडमेंट करने की शक्ति देता है। यह अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि कानून बना नागरिकता के अर्जन संबंधी, समाप्ति संबंधी, मतलब कैसे नागरिकता का ग्रहण करेंगे, कैसे समाप्त करेंगे, इन सभी मामलों में संसद को पावर देता है कि वो कानून को नियमित और विनियमित करे। यह शक्ति पूर्ण विधायी प्रकृति की है। संसद इस शक्ति का प्रयोग नागरिकता अधिनियम 1955 करते हुए बना चुकी है। इसके लिए नागरिकता अधिनियम 1955 भी बना चुकी है, संसद ने भी बनाया है, वो ध्यान रखना। उसमें कई बार क्या किया गया है? संशोधन किया गया है अब तक कई बार। संसद को यह अधिकार देता है कि यह भविष्य में नागरिकता के कानून में संशोधन कर सकती है, परिवर्तन ला सकती है। संविधान लागू होने के समय नागरिकता के संबंध में अस्थायी प्रावधान अनुच्छेद 5 से 10, दीर्घकालिक व्यवस्था के लिए प्रावधान 11 है, ये भी याद रखना। शक्ति किसको है? संसद को है। शक्ति का प्रकार क्या? पूर्ण विधायी प्रकार है। उद्देश्य क्या है? नागरिकता को सभी मामलों को विनियमित करना। क्षेत्रीय लागू क्या करता है? पूरे भारत पर लागू होता है। वर्तमान प्रमुख कानून नागरिकता अधिनियम 1955 लागू होता है। संशोधन की शक्ति किसके पास है भाई? संसद के पास है, ये ध्यान रखना। संसद की शक्ति ये विधायी और व्यापक और सर्वोच्च शक्ति है नागरिकता के मामले में। आर्टिकल 11 में यह शक्ति पूरे भारत राज्यों सहित समान रूप से लागू होगी। नागरिकता के प्रश्न पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी व्यक्ति के साथ। संसद कभी भी नागरिकता से संबंधित नए प्रावधान बना सकती है, पुराने प्रावधानों को संशोधित कर सकती है। इसके लिए आर्टिकल 1955 का एक्ट 1955 का प्रयोग करेगी। कुछ क्वेश्चन है जिन्हें डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। पहला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7 निम्न में से किससे संबंधित है? तो भारत से पाकिस्तान चले गए व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 8 अगर आपसे पूछता है, कह देना विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों से संबंधित है। ये सब आप पढ़ोगे और उसके बाद आंसर कमेंट में लिखोगे, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, ये 1 मार्च 1947 की डेट को याद रखना जो अनुच्छेद 7 पर लागू होती है। इसी के साथ अगला 17वां क्वेश्चन है, कह रहा अनुच्छेद 7 उन व्यक्तियों से संबंधित है जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे। ये बात बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों से संबंधित है, ये भी बात सही है। अनुच्छेद 8 के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने हेतु भारतीय राजनयिक मिशन पंजीकरण आवश्यक हो सकता है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके लिए एकदम से सही है। अगला कह रहा है अनुच्छेद 5 संविधान प्रारंभ के समय नागरिकता सुमेलित करने के लिए कौन सुमेलित नहीं है ये पूछा है, तो ये तो सही है। अनुच्छेद 6 भी सही है, पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों का। अनुच्छेद 7 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के वंचित, तो ये गलत हो जाएगा। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और यही पूछा क्योंकि इसमें भारत से पाकिस्तान गए व्यक्तियों से संबंधित है। ये सभी आर्टिकल में एक एक लाइन में मैंने दे रखा है, चाहो तो आप इसका भी क्या कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। अगला कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता से अधिकरण, समाप्ति और अन्य विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? आर्टिकल 11 बहुत बड़ा है, जिसमें वो नागरिकता अधिनियम 1955 का क्या करता है? प्रयोग करता है। अगला कह रहा है कौन सा अनुच्छेद 11 के संबंध में सही है? संसद नागरिकता पर कानून बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। नागरिकता अर्जन कैसे किया जाएगा, नागरिकता का अधिग्रहण कैसे किया जाएगा, नागरिकता समाप्त कैसे किया जाएगी, या अदर्स जो सब्जेक्ट है रिलेटेड टू सिटीजनशिप, उन सब पर बहुत व्यापक अधिकार संसद को दे रखा है। अगला कह रहा है संसद नागरिकता के अधिग्रहण समाप्ति से संबंधित प्रावधान कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। अनुच्छेद 11 के आधार पर नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया है। ये तीनों ही स्टेटमेंट इसके भी क्या है? एकदम सही है। अगला डिस्कशन कह रहा है अनुच्छेद 5 से 11 की तुलना दे रखी है, इसमें बहुत शॉर्ट रूप में दे रखी है आपको। देखो 5, 6, 7, 8
ये तो वही नागरिकता प्राप्ति से संबंधित है। 9 जो है नागरिकता समाप्ति से संबंधित है। 10 और 11 संसद की शक्ति से संबंधित है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए और ये मैंने हर एक को सिंगल लाइन में आपको लिख दिया है। ठीक है, अगर मैं नागरिकता अधिनियम की बात करूं तो 1955 में हमने बनाया था ये, और ये किससे संबंधित है? भारत में नागरिकता प्राप्त करने के नियमों को निर्धारित करता है। यह अधिनियम 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में निहित यह अधिनियम जो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आए, संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में निहित प्रावधानों में लागू होता है। मतलब जो मूल संविधान में नागरिकता संबंधी अनुच्छेद थे उन सब पे लागू होता है ये। यह अधिनियम कुल 5 भागों में 23 धाराओं में विभाजित है, जिसमें जन्म, वंश पंजीकरण, प्राकृतिक क्षेत्र के विलय जैसे कानूनों की बात की गई है। इसमें नागरिकता समाप्ति, नागरिकता का त्याग, निरसन, पुनः प्राप्ति संबंधित प्रावधान भी ऐड किए गए हैं। तो ये ध्यान रखना, ये बेसिक पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। 2019 में हमने इसमें क्या किया है? अंतिम बार संशोधन किया है। इसके 5 भाग मैंने आपको बताई दिए हैं और कौन कौन सी धारा कौन कौन से भाग में है। एक्ट 1955 में भाग 1 में प्रारंभिक बातें, नागरिकता प्राप्त करने के तरीके भाग 2 में, भाग 3 में नागरिकता समाप्ति है एक्ट 1955 में, और भाग 4 में नागरिकता संबंधी अनुप्रबंध। और विविध किसमें दे रखा है? भाग 5 में। किसके भाग 5 में? एक्ट 1955 के भाग 5 में। ठीक है, इसके साथ ही अगर मैं बात करूं आपसे तो वही है, जन्म से नागरिकता धारा 3 के तहत प्राप्त करोगे, पंजीकरण से, वंश से आप 4 के तहत करोगे, पंजीकरण से धारा 5 के तहत करोगे, प्रकृतिकरण से धारा 6 के तहत। ये एक्ट 1955 की बहुत गहराई से बातें दे रखी हैं, ये आपको तैयार करनी है, ध्यान रख लेना। कह रहा धारा 3 से 6 सामान्य परिस्थितियों में लागू होती है और धारा 7 से 11 विशेष परिस्थितियों में लागू होती है एक्ट 1955 की। ठीक है, ये मैंने सभी धारा जन्म से, वंश से, पंजीकरण, प्रतिरोध क्षेत्र से, ये एक एक मैंने आपको डिस्कशन कर रखी है। ये धारा की बात कर रहा हूं मैं, अनुच्छेद नहीं है, ये कानून की धारा है, 1955 एक्ट की धारा है ये। ठीक है, तो ये आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। चलें आगे। अब नागरिकता संशोधन के बारे में मैं डिस्कशन कर लेता हूं। संशोधन के तरीके, ये अर्जन के तरीके हैं, ये प्राप्ति के तरीके हैं। एक्ट 1955 में ही प्राप्ति के क्या तरीके हैं, ठीक है, और अर्जन के क्या तरीके हैं, साथ ही साथ संशोधन के तरीके। तो हमने संशोधन जो है ना 1986, 92, 2003, 2005 और 2019 में किया है। तो अब तक 5 संशोधन हो चुके हैं नागरिकता अधिनियम 1955 में। पहले संशोधन 1986 में जो हुआ था उसमें अवैध प्रवासी और पंजीकरण से संबंध था, उन प्रावधानों में बदलाव करने की बात की गई थी कि अवैध प्रवासियों की रोकथाम की जाए। दूसरा संशोधन हमने 1992 में किया, जिसमें अवैध प्रवासियों की परिभाषा और निरसन संबंधी प्रावधान ऐड किया, उन्हें सख्त बनाया। तीसरा संशोधन 2003 में किया, ओसीआई कार्ड धारक और प्रकृतिकरण की शर्तों का बदलाव किया, आपने परिवर्तन किया। जो ओसीआई कार्ड धारक थे उनकी शर्तें बदली, प्रकृतिकरण के आधार की शर्तें बदली हमने उसमें। चौथा संशोधन 2005 में किया, जिसमें प्रकृति, पंजीकरण त्यागना, पुनः प्राप्ति करना, ये प्रावधान ऐड किए थे। 5वां संशोधन हमने 2019 में किया, जिसमें का जोड़ा CAA 2019 के प्रावधानों को अधिनियम में क्या कर दिया? समाहित कर दिया था। तो ये बेसिक पॉइंट भी आपको क्या करने पड़ेंगे? याद करने पड़ेंगे। अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं ये सब आपको तैयार करना पड़ेगा। इससे संबंधित आप लोग कुछ एक क्वेश्चन है, ये देख लो। कौन सा कथन भारतीय नागरिकता संबंध में सही है? कह रहा भारतीय में संघीय नागरिकता की व्यवस्था है, ऐसा तो नहीं है। भारतीय संविधान राज्य नागरिकता को मान्यता देता है, ऐसा भी नहीं है। भारत में केवल एकल नागरिकता है, ये बिल्कुल सही है। एकल नागरिकता का विचार अमेरिका से लिया, नहीं ब्रिटेन से लिया था, तो इसमें केवल 3 आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता को बनाए रखने के संबंध में सही है, अधिकार देता है? तो निरंतरता आर्टिकल 10 के तहत रखी जाती है नागरिकता की। और ये इससे महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको यहाँ नीचे नोट कर दिए हैं, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के क्या कर लेना, तैयार कर लेना। अगला कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता दी गई है? तो आर्टिकल 8 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकों को नागरिकता ग्रहण करने वाले व्यक्ति के इससे संबंधित रखता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 10 नागरिकता को लगातार निरंतर बनाए रखने के लिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। और सबके बारे में बेसिक मैंने फैक्ट आपको दे रखे हैं, बार बार रिवीजन करने से चीजें दिमाग में भर जाएंगी, ये ध्यान रख लेना। एक्ट 1955 से संबंधित ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये सब मैंने आपको पढ़ाई दी है, एक बार रीडिंग कर लेना आप लोग, क्योंकि मैं बार बार इनको नहीं बताऊंगा, ये कई बार मैंने क्या कर दिया, डिस्कशन कर दिया। ठीक है भाई। नागरिकता समाप्ति और पुनर्प्राप्ति से संबंधित बातें हैं इसमें। कह रहा है स्वेच्छा से अगर त्याग करना है तो भारतीय नागरिकता का स्वेच्छा से त्याग कर सकते हैं।
किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करना है तो भारतीय नागरिकता को समाप्त करना पड़ेगा। अगर धोखाधड़ी या कपट तरीके से नागरिकता प्राप्त करते हो, तथ्य छिपाकर या गलत तरीके से करते हो तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, भारत सरकार द्वारा निशस्त्रीकरण, जनहित में नागरिकता निरस्त कर दी जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। सब कुछ नहीं पढ़ना, जो मैंने आपको बताया है केवल उसी को डिस्कशन कर लेना, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो कैसे परित्याग के आधार पर नागरिकता की जाती है। तो जब कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक अपनी स्वेच्छा से नागरिकता त्याग देता है, उसे परित्याग के आधार पर मान लेते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता लेने के लिए भारतीय नागरिकता का परित्याग कर रहा है, ये पहले में आती है। समाप्ति क्या होता है, जब कोई भारतीय व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है या भारत सरकार की अनुमति से विदेश में स्थायी रूप से बस जाता है या किसी विदेशी राज्य की सेवा स्वीकार कर लेता है भारत सरकार की अनुमति से, तो समाप्ति के अंतर्गत उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। वंचन द्वारा क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी से या गलत तरीके से या छिपा करके नागरिकता प्राप्त करता है तो नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। तो ये मैंने तीनों डिस्कशन आपको कर दिए हैं, क्या मतलब किसका होता है, ठीक है। संशोधन आपको पढ़ाई दिए हैं, ठीक है, ये भी याद पता ही है आप सबको। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, PIO और ये सब याद रख लेना। इसमें 2-3 पॉइंट आपको याद। 1986 में जन्म द्वारा नागरिकता से संबंधित कठोर प्रावधान किए थे। 1992 में माता के आधार पर भी वंश द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान है। 2003 में OCI की अवधारणा प्रारंभ हुई थी। अवैध प्रवासियों की परिभाषा दी गई थी। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाया गया था NRC 2003 के एक्ट संशोधन में, ठीक है। ये सब पॉइंट इंपोर्टेंट है, याद, ये पेज इंपोर्टेंट है आपके लिए। 2005 में OCI व्यवस्था को और बड़ा विस्तृत किया गया, प्रवासी भारतीयों को अधिक सुविधाएं दी गई। 2015 में PIO और OCI कार्ड धारक हैं, योजनाओं का विलय किया गया, दोनों को एक मिलाकर के OCI बना दिया गया। और 2019 में अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें क्या बनाया गया था रजिस्टर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख और बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय को नागरिकता देने का मार्ग खुला था। इसकी कट ऑफ तिथि थी 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आए हों, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही देखो ये थोड़ा सा विस्तार में कर दिया है, 2019 वाला इंपोर्टेंट था इसीलिए इसे थोड़ा सा ओपन कर दिया है। कह रहा नागरिकता अधिनियम 2019 ये संशोधन है, 1955 में संशोधन था, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान 3 देश याद रखना, तारीख याद रखना 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हों। कह रहा इस अधिनियम के अंतर्गत अवैध प्रवासी की श्रेणी में कुछ समुदायों को बाहर रखा गया। नागरिकता प्राप्त करने हेतु निवास अवधि 11 वर्ष से घटाकर के 5 वर्ष कर दी गई थी। मुख्य प्रावधान यह था कि धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी। 3 देशों के 6 समुदायों पर यह लागू किया गया था। प्रकटीकरण की अवधि में कमी की गई थी, जो 11 वर्ष लगातार रह रहा वो नहीं करके 5 वर्ष कर दिया था कि अब जो 5 वर्ष तक भारत में लगातार रह रहा उसे दे दिया जाएगा, ठीक है। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान था, 6 समुदाय थे, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। कट ऑफ मैंने बताई दी, उस समय कितना कम किया ये भी बता दिया। तो ये बेसिक पॉइंट था जो आपको क्या करना था, तैयार करना था। OCI क्या होता है ये भी आप पता कर लो। तो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को OCI कहते हैं। ये OCI कार्डधारक होते हैं, कह रहा भारत सरकार द्वारा विदेशी नागरिकों को दी जाने वाला एक विशेष सुविधा है ये OCI, जो भारत में व्यापार वाणिज्य के पर्पज से आते जाते रहते हैं, ठीक है। कह रहा OCI की अवधारणा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा प्रस्तुत की गई थी। OCI भारतीय नागरिक नहीं है या ना ही केवल दोहरी नागरिकता, एक प्रकार से दोहरी नागरिकता है ये। OCI कार्डधारक को भारत में लंबी अवधि के लिए वीजा एवं कुछ विशेष सुविधाएं मिल जाती हैं। लाभ क्या होगा, भारत में आजीवन वीजा सुविधा मिल जाएगी उसे, बहुप्रवेश की अनुमति मिल जाएगी, बार बार आ जा सकता है, अनिश्चित काल तक रहने की सुविधा मिल जाएगी, आर्थिक, वित्तीय और शैक्षणिक क्षेत्र में NRI के समान अनेक सुविधाएं मिलेंगी उसे, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यकलाप से छूट मिलेगी उसे, मतदान नहीं कर सकता, ये ध्यान रख लेना, इसे वोट करने का अधिकार नहीं है, केवल भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है, ठीक है। OCI वाला कौन हो सकता है, OCI कार्डधारक ये पता होनी चाहिए, वह व्यक्ति जो कभी भी भारत का नागरिक रहा हो, वह व्यक्ति जिसके माता पिता, दादी वगैरह भारत के नागरिक रहे हों, ऐसे विदेशी नागरिक जो भारत में मूल रूप से जुड़े हों। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिक OCI के पात्र नहीं होंगे, ये पॉइंट भी आप याद कर लेना। सीमाएं ये है, मतदान नहीं दे सकते, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ सकते, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश वगैरह के पद पर नहीं रह सकते, कृषि भूमि, बागान वगैरह नहीं खरीद सकते, भारतीय पासपोर्ट प्राप्त नहीं कर सकते। ये इस पे क्या है, सुविधाएं, मतलब ये प्रतिबंध लगा हुआ, सीमाएं हैं। NRI और OCI और PIO का क्या मतलब है ये देख लेते हैं। तो NRI नॉन रेसिडेंस इंडियन होती हैं, जो भारतीय नागरिक भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हैं, उन्हें NRI कहते हैं, लेकिन भारतीय नागरिक हैं। OCI क्या होते हैं, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो ऐसे विदेशी नागरिक जो कभी भारत का नागरिक रहा हो या जिसके माता पिता या दादा दादी नागरिक रहे हो, वो OCI कार्ड प्राप्त कर सकता है। PIO का मतलब क्या, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऐसा व्यक्ति नागरिक जो स्वयं उसके माता पिता, दादा दादी या परदादी में से कोई एक भारत में जन्म लिया हो, भारत में हुआ हो, PIO कार्ड मिल जाएगा उसे, हालांकि बाद में दोनों को मिला दिया था। तो ये शर्तें हैं NRI, OCI और PIO की।
नागरिकता, भारतीय, विदेशी, ये सब पॉइंट आप क्या कर लेना, याद कर लेना। ये चार्ट के साथ बहुत आसान आपके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही कुछ एक पॉइंट और हैं, इन्हें और तैयार कर लो, उसके बाद क्लास क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो इसमें नागरिकता से संबंधित बातें हैं। 2019 को मैंने बाकायदा आपको बता दिया, कह रहा CAA को 2024 लागू होने के बाद पात्र व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई। गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल एवं अधिक पारदर्शी बनाया गया। नागरिकता संबंधी आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए गए। गृह मंत्रालय आवेदकों की प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करेगा। CAA रूल 2024 का प्रकाशन करेगा। ऑनलाइन सत्यापन एवं दस्तावेज अपलोड की व्यवस्था करेगा। ये भी ध्यान रख लेना आप लोग। 2024 में भी इसमें बदलाव किया था, ये बात भी आपको क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। ये परीक्षा उपयोगी अपडेट हैं, तो ये भी आप लोग क्या कर लेना, तैयार कर लेना एक बार, ठीक है। कुछ एक केस हैं नागरिकता से संबंधित, सभी को याद नहीं करना, लेकिन कुछ एक को याद करना है। भारत पाकिस्तान के बीच 1958 में बैरूवाड़ी संधि हुई थी, ध्यान रखना, बुरेवाड़ी संधि। पश्चिम बंगाल का कुछ भाग है जो भारत पाकिस्तान को देने का प्रावधान था, इसमें ध्यान रख लेना, अनुच्छेद 3 के तहत इसे जारी किया गया था, ठीक है। एक प्रदीप जैन की भारतीय नागरिकता जन्म से मिली थी, परंतु उन्हें स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली। तो क्या स्वेच्छा विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वाले भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त की जाती है? ये बात भी कोर्ट ने कहा था कि हाँ बिल्कुल स्वतः कर देंगे समाप्त। ये भी केस था प्रदीप जैन केस। एक केस था सर्बानंद सोनोवाल केस, सर्बानंद सोनोवाल केस था, ये सर्बानंद सोनोवाल केस 2005 का। प्रदीप जैन केस 1984, बैरूवाड़ी यूनियन केस 1960। ये तारीख याद रखना। इसमें क्या था सर्बानंद सोनोवाल में, तो कह रहा क्या अवैध प्रवासी को मतदाता सूची में नाम दर्ज करने का अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा अवैध प्रवासी को मतदाता सूची में नाम दर्ज करने का कोई भी अधिकार नहीं है। मतदाता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है, जो आर्टिकल 326 के तहत दिया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए क्या है, इंपोर्टेंट है, तैयार कर लेना, कई बार केस पूछे भी गए हैं। ये फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट यहाँ आपको कम दिखाई दे रहा होगा, इसको दो भाग में तोड़ दिया गया है। एक तो ये आप देख रहे होंगे सिंगल सिंगल लाइन है, सब तैयार कर लेना, फ्लो चार्ट बेहद इंपोर्टेंट है। दो भाग में मैंने तोड़ दिया, ये सब मैंने पुराना पढ़ा दिया, सब केस पढ़ा दिए, एक एक चीज आपको पढ़ा दी है, ध्यान रखना। देखो ये UPSC PCS वगैरह में, रेलवे वगैरह में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ दिया गया है एक एक चीज, ठीक है। तो बस 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, इनको डिस्कशन कर लेता हूं, उसके बाद क्लास कैसी लगी जरूर बताना। पहला क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के नियम भारत सरकार द्वारा किस वर्ष अधिसूचित किए गए? अभी मैंने डिस्कशन किया था 2024 में, कमेंट में बताना। नागरिकता अधिनियम 2019 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो म्यांमार शामिल नहीं है, बाद बाकी ये सब क्या है शामिल है, म्यांमार शामिल नहीं है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। नागरिकता अधिनियम 2019 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा धार्मिक समुदाय शामिल नहीं है? तो भैया मैंने बताया था मुस्लिम शामिल नहीं है, ये मैंने आपको बताया था कि भाई मुस्लिम समुदाय शामिल नहीं होगा। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई ये सब शामिल होंगे, बाद बाकी ये शामिल नहीं होगा। अगला कह रहा बेटा CAA 2019 के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने हेतु निवास अवधि को 11 वर्ष से घटाकर कितना किया था? आपको पता है 5 वर्ष किया था। और ये सभी पॉइंट आप कमेंट में, एक एक बच्चा कमेंट में आंसर करेगा और बताना आज की क्लास कैसी लगी। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। विश्वास रखिएगा ये क्लास है उस हद तक करा रहा हूं कि आपके एग्जाम PCS तक, 0 से लेकर के PCS तक किसी भी एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। सही बच्चे क्लास को अपने अपने स्टेटस पर जरूर लगाना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।